नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल में सरकार बदलने के 54 घंटे के भीतर बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सुपर एक्टिव मोड में हैं। अभी तक जो बंगाल ममता के हिसाब से चलता रहा, वो बंगाल अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के हिसाब से चलेगा। बंगाल से अब घुसपैठिए भी आउट होंगे और केंद्र की सारी योजनाएं इन होगी। शुवेंदु सरकार की पहली बैठक में ही 6 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। अब बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा बंगाल के लोगों को मिलेगा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो या फिर 7वां वेतन आयोग का लाभ हो। शुवेंदु सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 5 साल की छूट देने का भी आज फैसला कर लिया है। साथ ही बंगाल में अब बीएनएस की आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। ममता राज में अब तक आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर ही काम हो रहा था। इसके साथ ही जून 2025 के जनगणना सर्कुलर को भी आज मंजूरी मिल गई है। एक और बड़ा फैसला सीएम शुवेंदु ने लिया है। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले 321 लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी आज से सरकार ने ले ली है। कुल मिलाकर यह है कि ममता बनर्जी जिन चीजों पर अड़ी हुई थी, वो सारे बदलाव बंगाल में होने लगे हैं। जिन कामों को ममता अटकाकर पॉलिटिक्स करती रही, वो सारी अड़चनें दूर हो रही हैं। इतना कुछ बदल रहा है तो बड़े बदलाव टीएमसी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक टीएमसी नेता अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब टीएमसी को टूटने से बचाना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। सवाल है कि बंगाल में डबल इंजन वाला परिवर्तन क्या क्या बदलेगा। सवाल यह भी कि क्या सुपर एक्टिव शुवेंदु मिशन घुसपैठिया आउट की शुरुआत कर चुके हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बयान। आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। यानी जो निश्चय भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज से काम शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट में ही झलक दिख गई कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में टीएमसी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, इन्हीं बातों का इंतजार था कि आपको, इसी घड़ी का इंतजार था कि आपको, अब मैं तय मानूं कि कैबिनेट के इन बड़े फैसलों के साथ अब पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठिए दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट किया था कि हमारी प्राथमिकता है कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बॉर्डर से बाहर निकालना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट करना। उसके लिए हमने सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ममता दीदी जगह नहीं दे रही थी बीएसएफ को, वो लैंड आवंटित कर दी है। हमारी दूसरी प्राथमिकता थी लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, उसके लिए भी कदम उठाए गए। हमारी तीसरी प्राथमिकता थी जो भ्रष्टाचार हो गया था सरकारी जॉब्स देने में, उसको भी ठीक करना, सरकारी जॉब्स को पूरा करना। और हमारा चौथा जो हमारा था कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था ठीक हो, तो उनके प्रति हमने कदम उठाए हैं। परंतु एक बात स्पष्ट हो गई है कि जब हम लोग बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की ओर ले जा रहे हैं, तो अब बहुत सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो सामने आ चुका है कि टीएमसी सच में द माफिया कल्चर था। भाई अभी तो वो रिजू दत्ता जुड़ने वाले हैं। हालांकि एक डिबेट में उन्होंने मुझे बोला था कि मैं टीवी पे नहीं आऊँगा अगर बीजेपी 100 क्रॉस करेगी। एनीवे, वो टीवी पे अब टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं आ रहे, तो उनको अलाउ किया जा सकता है। पर टीएमसी में क्या चल रहा था वो आज सामने आया कि आईपैक पार्टी चला रही थी, मोटा भ्रष्टाचार पार्टी में हो रहा था,
किस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी जी ने हजारों टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान बचाई जबकि उनके खुद के पीए को मार दिया गया, किस प्रकार से रिजू दत्ता को टीएमसी के लोगों ने, गुंडों ने ही थ्रेटन किया और कहा कि भाई देखिए वहां पर जाकर बीजेपी के लोगों को गाली देनी है, उकसाना है, दंगे करना है। तो मुझे लगता है अब ये जो चीजें बाहर आई है तो संविधान रक्षक नंबर 1 दिख रहे समाजवादी पार्टी के हमारे पास। उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनके साथ है जो रेजिग्नेशन देने को तैयार नहीं, जो खुद टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बता रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते थे। वो संविधान रक्षक 2 भी दिख रहे हैं मुझे, कांग्रेस पार्टी के तहसीन पूनावाला। अब तहसीन पूनावाला से भी पूछिए, अब तो ये लोग फिर से इंडिया अलायंस में फिर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे पता नहीं चल रहा। पर अब मैं पूछना चाहता हूं कि हमने देखा था जुडिशियल ऑफिसर को भी कैसे कैप्टिव किया था, हमने देखा था हर चुनाव में कैसे वायलेंस किया जाता था। अब तो ये सारा कुछ सामने आ गया कि असली संविधान विरोधी ममता बनर्जी थी। अब तहसीन पूनावाला और समाजवादी पार्टी बताए कि क्या वो संविधान विरोधियों के साथ आज भी है क्या? ये तो प्राथमिकता बंगाल के लिए काम करना होगा या पिछली सरकार की फाइल खोलना होगा? दोनों होगा। एक तरफ तो बंगाल के लिए नया दरवाजा खोलना और पुरानी सरकार ने जो भी गलत काम किए उनकी फाइल हम जरूर खोलेंगे और जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको भी लटका कर सीधा करेंगे। हम लोगों की क्लियर प्राथमिकता है कि ये जो गुंडा वाला एलिमेंट है जो लेफ्ट के टाइम से चला रहा है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दिलवाएंगे। हमारे सुवेंदु साहब के पीए को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, 321 कार्यकर्ता हमारे बलिदान हुए, तो एक एक कार्यकर्ता के हत्यारे को हम लोग न्याय की दहलीज पे लाएंगे। कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं के लिए न्याय हम लाएंगे। आप तहसीन जी भाई इस बात का जवाब आप दीजिए, 50 घंटे के अंदर जो फैसले नई नवेली सरकार ने लिए हैं, पश्चिम बंगाल इसी बदलाव का इंतजार कर रहा था। जो बातें बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही उसी के इर्द गिर्द अब पूरी कहानी है। भाई घुसपैठियों को बाहर करेंगे, बीएनएस की धारा भी लागू करेंगे, केंद्र की योजनाएं भी पश्चिम बंगाल को मिलेंगी। ये काम तो आप ठीक आकेंगे ना, इसमें तो नंबर्स देंगे शुभेंदु को कि यहां भी इफेंट बट है। प्राची जी, आपके साथ शिरकत करने का मौका मिल रहा है इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एक मुहावरा याद आ रहा है, जो बादल गरजते वो बरसते नहीं है। ठीक है, पिछले 12 साल से हमने इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनी है, आप ही के शो पे सुनते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसे करेंगे। प्राची जी, आज से 2 महीने बाद ये ममता जी को और उसके 6 महीने बाद ये नेहरू जी को दोष देंगे। ये वो पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। दूसरी बात, घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकाले, लात मारकर। लेकिन बताइए, आसाम में 19 लाख घुसपैठियों को काहे नहीं निकाला, काहे सुप्रीम कोर्ट वापस गए? त्रिपुरा में आपकी सरकार ने काहे रेजोल्यूशन पास करी कि केंद्र सरकार को जमीन नहीं देंगे? आप करे तो चमत्कार, ममता जी करे तो गुनहगार। जहां तक रिजू दत्ता जैसे लोगों का सवाल है, उनको मैं कहता हूं चूहे। रिजू आ गया, दिखेगा तो मैं बताऊंगा, आएगा तो मैं फिर से कहूंगा चूहा। वो जब जहाज सिंक होते हैं ना टाइटैनिक में, बाकी लोग म्यूजिक सुन रहे थे, सबसे पहले चूहे उड़ी। तो ऐसे चूहों को मैंने देखा अपनी जिंदगी में। हिम्मत नहीं तो लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन और उसने शहजाद को कहा था, किस तरह की बात है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता था। आज वो पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया, 360 नहीं, वरना वो अपने वापस आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, कल ममता जी आ जाएगी तो वापस रिजू आ जाएगा। लेकिन मेन चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए सवाल ये कि आपको सरकार ने अब आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आप अपना काम कीजिए, आप लोगों को इंसाफ दीजिए, आप लोगों के लिए कार्य कीजिए। लेकिन जब आप स्कीम ला रहे हो तो ये इंश्योर कीजिए कि उस स्कीम में गरीब को उसमें हिस्सेदारी मिले, उसमें भाग्य मिले, और जो गरीब का हिस्सा उनको मिले। बस आपको अब मैंडेट दिला, 2 दिन में हम आपको क्या क्रिटिसाइज करें? अच्छा है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो कीजिए उसका, हम आपको क्या फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट के फैसले ले रहे हैं। और रही बात चूहों की, रही बात जब सत्ता जाती है तो इधर उधर चूहे भागने लगते हैं, या टाइटैनिक का आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा कहेंगे तो फिर तमिलनाडु का जिक्र लोग करने लगेंगे ना। वहां क्या किया भाई कांग्रेस ने? सत्ता नहीं मिली तो वहां चूहे से कंपैरिजन करूं या किसी और जानवर से कंपैरिजन करूं? बताइए क्या कहूं? उसका जवाब दे देता हूं। तमिलनाडु में हमारा कर्तव्य था तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करना। क्या आप एक लोकतांत्रिक पार्टी का कंपैरिजन आप ऐसे व्यक्ति से कर रहे जो टीवी शो में भाजपा के प्रवक्ता को गाली देता था, टीवी शो में कहता था राहुल गांधी को उल्टे सीधे शब्द कहता था, और जैसे जैसे चुनाव खत्म नहीं हुआ, मैं तो जानती हूँ आप तमाम सभी प्रवक्ताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलकर ही पार्टी बनती है। और फिर ये वही बात, मैं वो मुहावरा आप पर दोहरा देती हूँ, आप करें तो चमत्कार, बाकी कोई करे तो गुनहगार। फिर जवाब शहजाद पूनावाला जी आपके इस बात का 5-10 सेकंड का ही देखिए, तहसीन पूनावाला को पता होना चाहिए कि गरीबों के लिए ही आयुष्मान भारत लागू कर रहे हैं, गरीबों के लिए ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना लागू कर रहे हैं। परंतु तहसीन पूनावाला ने जो उदाहरण दिया, चलिए अच्छा है, क्या वो राहुल गांधी को चूहा बोलेंगे या कोई और रेप्टाइल बोलेंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैं इनको पूछना चाहता हूँ, चलिए रिजू दत्ता को छोड़ दीजिए, जवाहर सरकार की बात करते हैं,
मोदी जी के लिए कोई लव एंड अफेक्शन नहीं है उनके मन में। उन्होंने आरजी कर के समय पर अपनी राज्यसभा सीट छोड़ी थी। उनके ट्वीट है डेरिक ओब्रायन पे, डेरिक ओब्रायन मस्का लगाने वाला क्विज मास्टर है और इनके चलते एक्सटॉर्शन पार्टी में बढ़ गया था। अब मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने तो वीडियो बनाकर बताया था ममता बनर्जी किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो ममता बनर्जी की सरकार ने जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन की, पॉलिटिक्स हर इंस्टीट्यूशन में लाई, ये तो राहुल गांधी ने भी माना है और जवाहर सरकार जैसे लोगों ने भी बताया है। अब मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी और वर्सेस अभिषेक बनर्जी, ये जो लड़ाई है और जिसने इतने कार्यकर्ताओं को मारा, उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अब इस बात का जवाब बस तहसीन जी छोटे में दीजिएगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित भी आ गए टीएमसी के प्रवक्ता। हाँ बोले। एक लाइन का जवाब। हाँ बोले। आप अगले 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन के बाद आप प्राची जी के शो पे वापस आइए और बताइए उस लफंगे हुमायूं कबीर को आपने गिरफ्तार किया क्या? आप ये बता दीजिए। ध्रुवीकरण अगर ममता जी कर रही थी उसमें आपका भी हाथ था, आप बताइए उस लफंगे को आप गिरफ्तार करना। मैं जानता हूं विधायक है, कीजिए उसको गिरफ्तार। बाबरी मॉस्क नाम नहीं रखना चाहिए बंगाल में, आप बंद कीजिए उसको। अब आपकी सरकार है, कीजिए उसको बंद। फिर वही बात है, अगर हुमायूं कबीर लफंगा है तो कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा दिया था बाबरी मस्जिद बनाने का, तो लफंगी सरकार थी ना। अब महेश शर्मा जी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में, मुझे नहीं महेश शर्मा पे चले गए। हम इस मुद्दे पर रहे। अच्छा चले वॉट अबाउटरी में नहीं जाते हैं, लेकिन ये तय है कि इनको भी उम्मीद शहजाद की पार्टी से ज्यादा लग रही है तहसीन जी को, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी बंगाल में थी तब तक तो कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया कि आप हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए। खैर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आ गए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये नई सरकार तो एक्शन में भी आ गई है, जो कहा था वो करके भी दिखा रही है। दूसरी तरफ आपके खेमे में आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और पार्टी के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं, पार्टी क्यों हारी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, ये सार्वजनिक कर रहे हैं। नहीं, जो भी व्यक्ति सार्वजनिक कर रहा है ये उस व्यक्ति की सोच है। हमारे पार्टी में एक डिसिप्लिन है और एक मैंडेट मिला है। उस मैंडेट के आधार पर जो सरकार सत्ता में आई है तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। जो वादे की है वो निभाएं। आप सबसे पहले तो अभया की मां को आप न्याय दिलाएं। जो मुख्य आरोपी है उसे चौरास्ते पे श्याम बाजार 5 माथा मोड़ पर फांसी पे लटकाएं, उसको जल्द से जल्द लटकाएं। जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, अभया के मुद्दे पर, उसको न्याय दिलाने की मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा कि उसको जब हमारे पुलिस ने गिरफ्तार किया था मुख्य आरोपी को और सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में उसका नाम लिया, तो अभी आप फाइल्स वगैरह की बात नहीं करके पहले मुख्य आरोपी को टांग दीजिए आप, ताकि उस बेटी को न्याय मिले। दूसरी बात है, आपने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करिए। रही बात हमारे आत्म मंथन की कि हम क्यों हारे क्यों जीते, ये सारी लड़ाई हम आपस में करेंगे। आप ममता बनर्जी हमारी नेत्री है और हमें विश्वास है, और हम दिल्ली में 2029 में के पहले इनको डिसमेंटल करने की पूरी तैयारी करेंगे। ये केंद्र में जो ये तानाशाह की सरकार बैठी है ना, कि इलेक्शन कमीशन को पपेट के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाना, लोगों के वोट अधिकार छीन लेना, तो ये सारी बातें जनता ने देखी है। ऐसा नहीं है जनता को पता नहीं है। ठीक है, गुस्सा हो सकता है, पब्लिक के अंदर में एक गुस्सा हो सकता है, मैं उसकी बात में नहीं जाता हूं, मगर मुख्य दोनों बातें थोड़ी ना हो सकते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ये कंफ्यूजन का क्रिएट कर रहे हैं, या तो गुस्सा होगा या तो चुनाव आयोग ने इनके लिए काम किया होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। और चलिए एक बदलाव तो दिख रहा है ना भाई, एक बदलाव तो दिख रहा है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। जिन महिलाओं के मुद्दे पर आपकी सरकार चली गई, आज उन महिलाओं की चिंता आपकी प्राथमिकता है। कम से कम एक बदलाव आप लोगों में भी दिख रहा है भाई। जिन महिलाओं के गुनहगारों को आप फांसी पर नहीं लटका पाए, आपको उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, ये बदलाव भी दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि महिलाओं के गुनहगारों पे साथ खड़े रहेंगे तो महिलाएं आपको चुनेंगी भी। भाषण दे रही है, नहीं सवाल है सर ये मेरा। आपको भाषण लगता होगा क्योंकि आप लोगों की आदत है भाषण देने। भाषण मत दीजिए, आप मुझसे नहीं नहीं सर सुनिए ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपको अगर सवाल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको अगर सवाल भाषण लगने लगेंगे तो ये आप लोगों की गलती है, ये आप लोगों की गलती है। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दे दें, सवाल का जवाब दे दें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अब वो वक्त चला गया जब आप गुस्सा हुआ करते थे, एग्रेशन दिखाया करते थे। विपक्ष में है, सवाल पूछिए ना, मौका है अब तो आपके पास, सवाल पूछिए। नहीं, सवाल हम क्या सवाल करेंगे? 2 दिन में सवाल पूछना चालू कर दे, आप कैसी बात कर रहे हैं? सवाल उनको काम करने के लिए तो हम सब मना नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए हैं कि 45 दिन में घुसपैठियों को निकाल करके भेज देंगे, आप मुझे बताइए 2 दिन पहले बांग्लादेश का जो मंत्री है वो इनसे सवाल कर रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, तो ये कहां से भेजेंगे भाई? आप हथकड़ी पहना करके भेजिए,
जो लोग हैं घुसपैठिए उनको भेजिए। ठीक 1.5 है, करोड़ ऐसा है। रोहिंग्या की मैं- बात मैं मैं तो जवाब कह रहा हूँ दे रही हूँ। प्राची जी, हाँ, एक मैं हफ्ते जवाब बाद दे आएंगे ना रही हूँ। डिबेट में, कि एक बंगाल हफ्ते के बाद, लोग बांग्लादेशी नहीं है। एक हफ्ते बाद डिबेट में बंगाल आएंगे के ना। लोग बांग्लादेशी नहीं है। हो अच्छा, गया मैं भाई साहब, जवाब हो तो गया। ले लूं और रही स्वयं बात प्रकाश हफ्ते आपने बाद- पुरोहित जो बात की है ना, जी, मैं जवाब वो ले घटिया लूं स्तर स्वयं की बात प्रकाश है। पुरोहित वो जी। घटिया बात है, स्वयं क्योंकि प्रकाश पुरोहित जी, सुनिए, भाषण सुनिए, इतना सुनिए सुनते पहले, हैं ना आप आपने लोग, जो या बात भाषणों की की है ना, इतनी रफ्ती आदत हो जंग गई है की, आप लोगों सुनिए, को कि वो भी सुन इलेक्शन लेते हैं जो इस कमीशन डिबेट के में कहा ही माध्यम नहीं से जी, गया। आपने बोल दी अपनी बंगाल बात। के लोगों को देखो, बांग्लादेशी रफ्ती किसी जंगा ने नहीं नहीं कहा, बोलता यहाँ है। बांग्लादेशियों की बात हो रही है, 41% घुसपैठियों की लोगों ने बात हो रही वोट है। दिया थोड़ा सा है अपना बंगाल आवाज की जनता मैं ने। आपकी डाउन करवाऊंगी। अभी भाई देखिए, वो तो convert इतनी नरमी दिखा रहे हैं शहजाद जी, इससे अच्छा लोकतंत्र की खूबसूरती क्या हो सकती है कि देखिए, 2 दिन में आप लोगों से सरकार सवाल भी नहीं पूछ रहे, आज तो इंतजार मेरा मौका दे रहे हैं दिल, आपको। आज मेरा दिल इतना गार्डन हुआ है। बताइए, आरजी कर विक्टिम की मदर के बारे में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करके उन्होंने गो बैक के नारे लगाए, आज उनके लिए बोल रहे हैं। वाह, रत्ना देवनाथ जी के लिए ये लोग, वाह 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 वाह। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, ऐसे डिबेट नहीं होती, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सर, ऐसा नहीं चलेगा। और अब ये तो दादागिरी नहीं चलेगी, अब तो दादागिरी दीदीगिरी नहीं चलेगी, अब यहाँ पे कानून का शासन चलेगा। नो, दिस इज नॉट राइट। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने रेखा पात्रा जी, इन्होंने रत्ना देवनाथ जी को जिस प्रकार से अपमानित किया, अरे एक हफ्ते बाद देखेंगे ये लोग राम भजन करने लगेंगे टीवी पे। ये है मोदी का असर, ये है शुवेंदु जी का असर। दूसरी बात, अरे सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब सर, ऐसे नहीं होती डिबेट सर, प्लीज। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राची रुक जी। जाए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके इसी ऐसे व्यवहार, नहीं होता आपके भाई इसी डिबेट। नेचर की वजह मैं से स्टूडियो में हूं, मैं पश्चिम गलत बंगाल इस्तेमाल में- नहीं कर रहा हूं स्टूडियो का, ऐसे नहीं होती डिबेट। मैं शांत कराती हूँ, एक सेकंड बस शहजाद। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपकी इसी एग्रेशन, इसी जल्दबाजी की वजह से आपकी सरकार चली गई है। आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपकी आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी सर, थोड़ा सा वेट कर लें, शहजाद को कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद अपनी बात करिएगा। बोले। नहीं, इनकी यही नौटंकी है, अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है ममता बनर्जी ने। यहाँ पे बोल रहे कि हम लोग जो है 2 दिन में क्या सवाल पूछेंगे। भाई यार फिर से बोलने लग गए आप, आपको बीमारी है क्या, वर्बल डायरिया है क्या आपको, कैसे हो प्राची जी आवाज बात? डाउन उनकी, सर उनकी आवाज डाउन है, आपकी आवाज स्पष्ट जाएगी, आप अपनी बात रखें। फिर रिजू दत्ता आ गए देखिए, जिनको आप सबसे याद कर पहले, रहे थे। हाँ मैं तो याद करेंगे ही ना उनको। तो अभी रिजू दत्ता ने ही बताया कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ अट्रॉसिटीज टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे और केवल 1500 रुपए देकर इनको लगता था कि महिलाओं के सम्मान को खरीद लेंगे। ये रिजू दत्ता का बयान है भाई। अभी तो सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड नहीं, एक्सपेल कर दो अगर झूठ बोल रहा है। तीसरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अब क्या बोला इन्होंने कि हम दिल्ली जाके लड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नाहिद इस्लाम बांग्लादेश से स्टेटमेंट देते हैं, ममता बनर्जी आप हारी नहीं है, 17 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के आपके साथ है, दिल्ली में जाकर अब आतंक मचाइए। और यहां पर स्वयं प्रकाश पुरोहित ने बता दिया है कि उनके इशारे पर ये दिल्ली में जाके आतंक मचाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट रिजू दत्ता जी ने क्यों दिया, रिजू दत्ता जी ने अपनी पार्टी के बारे में क्या बातें खोली, वो हमारे साथ आ गए, खुद ही ज्वाइन कर गए। रिजू दत्ता जी, ये सत्ता पलटने के बाद या चुनावी नतीजे आने के बाद आपने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। बदलाव बंगाल में बीजेपी करने की बात कर रही थी, बदलाव आप में हो गया? नहीं, देखिए बात यह है कि जब 4 तारीख का चुनाव के नतीजे आए तो उस टाइम जो गुंडे लेफ्ट के थे, जो 2011 में तृणमूल का जर्सी पहन लिया था, वही गुंडे 4 मई को शाम को भगवा गुलाल लगा के खुद बीजेपी बन गए और लोगों के घर में हमला करने लग गए। मेरी 72 साल की मम्मी को डेथ थ्रेट्स आने लगे, खून कर देगी मेरी माँ का। मेरी वाइफ को बोला जा रहा था कि मेरी मिसेस को वो लोग सामूहिक बलात्कार करेंगे। मेरे 75 साल के ससुर जी को थप्पड़ मारा गया, मेरे घर पे अत्याचार हुआ। तब मेरे पार्टी के कोई शीर्ष नेतृत्व, कोई बड़ा लीडर ना मेरा फोन उठाया है, ना आज तक 11 तारीख तक एक मैसेज तक किया है। और उस टाइम मेरे परिवार को बचाने के लिए, मेरी जान माल को बचाने के लिए, मेरे माँ को और मेरी बीवी के जिंदगी को बचाने के लिए मैंने कुछ बीजेपी के नेता दिल्ली और बंगाल के, उनको मैंने फोन किया था, उन्होंने मेरा फोन उठाया और उन्होंने मेरी परिवार की रक्षा की। मैंने सिर्फ इतनी सी बात जो कर्टसी बीजेपी ने दिखाया, उसके लिए मैंने उनको सिर्फ धन्यवाद बोला था, इसलिए आज मैं पार्टी से सस्पेंड हूं। तो ठीक है, मैं वो सस्पेंशन लेटर फ्रेम करके अपने बेडरूम में लगा के रखा हूं, ताकि 13 साल में अपनी जिंदगी का जिस पार्टी को दिया है उससे मुझे क्या मिला है वो रोज सुबह उठ के मुझे दिखना चाहिए। नहीं, लेकिन रिजू जी, अपनी पार्टी में आप 13 साल रहे हैं, 13 सालों में ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता था कि टीएमसी की प्रवृत्ति कैसी है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति कैसी है, हर चुनाव दर चुनाव किस तरीके से एग्रेशन आ रहा है। पार्टी के भीतर रहते हुए कभी इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? इंतजार कर रहे थे कि सत्ता बदलेगी तभी आप बोलेंगे?
प्राची जी, आप जिस चैनल के अभी एंकर है, संचालक हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपसे बदतमीजी करेगा तो आप पब्लिकली नहीं बोलेंगे, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एचआर के हेड को बोलेंगे, एचआर मैनेजर को बोलेंगे। तो मैंने अपने पार्टी के अंदर काफी बातें बोली, काफी बातें उठाई, बट पार्टी के अंदर की बात तो मैं यहां नहीं कहूंगा। बट पर कुछ तो एक चीज देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया है। ठीक है। बंगाल की जनता ने तृणमूल से मुंह फेर लिया है। भले ही 41% वोट दीदी को मिला है, बट बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, तो वो चीज को मान लेना चाहिए पहले। अब देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं रिजू दत्ता जी, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होगा और बार बार शिकायत करने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगी कि परिवर्तन हो, कोई दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर आए, उसके बाद फिर मैं अपना मुंह खोलूं या अपनी आप बीती बताऊं। ऐसे नहीं होता रिजू दत्ता जी। पार्टी के अंदर अगर आप बार बार कह रहे थे और उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इससे पहले अगर ये करते तो शायद आपका सब सम्मान करते। अभी तहसीन जी तो आपके बारे में न जाने क्या क्या कह रहे थे, वो भी आपसे जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भाई जवाब दे दें। मेरी बातें तो आपको भाषण लग रही थी, लेकिन अपनों की बातें तो कम से कम सुनेंगे ना। रिजू जी ने कहा मेरे परिवार पर हमला हुआ और वो टीएमसी के गुंडे थे जो भगवा रंग लगाकर आ गए थे और मेरी किसी ने सुनी नहीं। जी देखिए रिजू के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जिस तरह से रिजू ने काम किया है वो एकदम भी अप्रत्याशित था, इनसे ये अपेक्षा नहीं थी। दीदी दल ने इनको बहुत सम्मान दिया है, बहुत हाइट तक पहुंचाया है। अभिषेक बनर्जी के सारे कार्यक्रम के अंदर में ये ऊपर तक जाते थे, मगर उसके बावजूद भी अगर इनको टिकट नहीं मिली या डर गए, ये तो इनकी अंतरात्मा जानती होगी, मैं नहीं बोल सकता। जो डर गया, शोले पिक्चर में एक डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो राजनीति में भी यही है, आप डरिए मत। डरने की क्या जरूरत है? अगर गलती थी रुकते, फिर मिलते, कल मिलते, रविंद्र जयंती के दिन जाते, दीदी से मिलते कि दीदी एरकम होए, अमर संगे एरकम होए, बोलते। उतनी क्या हड़बड़ी हो गई, इतना क्या सुबह से लेकर शाम में बहुत लेकिन लोग स्वयं थे प्रकाश जो पुरोहित जी 8 डराने बजे वाले भी अपने अपने ही है ना। आपने सुना नहीं रिजू दत्ता जी को वो क्या कह रहे हैं। मैं फिर सुनवाती हूँ, मैं फिर सुनवाती हूँ रिजू दत्ता जी क्या बता रहे हैं, मैं फिर सुनवाती हूँ। रिजू दत्ता जी, आप 13 साल टीएमसी में रहे, आप ही मुझे बता दीजिए ऐसा क्या पार्टी के अंदर होता है, ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से आपको आज ऐसा लगा कि जनता ने उनको नकार दिया और हारने के बाद फिर अपने ही कार्यकर्ताओं को डराया जाता है। मैं देखिए, स्वयं अभी पार्टी के प्रवक्ता है, उसको जो काम मैं कुछ दिनों पहले करता था वो आज वो काम कर रहा है, मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। वो जो बोल रहा है अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, पार्टी को डिफेंड कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। पर स्वयं ने बोला कि टिकट नहीं मिला तो इतना गुस्सा। टिकट तो बांटा गया था या टिकट डिक्लेयर हुआ था 17 मार्च को। 17 मार्च को शाम को 4:30 बजे टिकट डिक्लेयर हुआ था। 17 मार्च से 4 मई तक तृणमूल कांग्रेस के लिए रिजू दत्ता ने क्या किया है नेशनल और स्टेट मीडिया में, वो नेशनल और स्टेट मीडिया की आर्काइव में है। तो टिकट का तो पहले दुख नहीं था। दूसरा बात, आज स्वयं आप जहां पर रहते हैं बड़ा बाजार एरिया में, सुनिए, बड़ा बाजार एरिया में आपको अगर बोलेंगे हम कि आप जुलूस कीजिए, प्राची जी क्या मैं बोल सकता हूँ? रुक जाए प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब तो अपने पुराने साथी को आप यहाँ भी नहीं बोलने देंगे, ये तो गलत बात है ना। विरोधियों को नहीं बोलने देते हैं वो बात अलग है। आवाज दो, बोले। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तो बड़ा बाजार एरिया के नेता है, लोकल नेता है। मैं उनसे ये चैलेंज करता हूं कि 4 तारीख से आज 11 तारीख को तृणमूल के जो कर्मी घर से भागे हुए हैं, जो तृणमूल के कर्मी आज तक घर पे नहीं पहुंच सके, उनको क्या तृणमूल के सांसद ने फोन किया, किसी हाईकमांड ने फोन किया? और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जो आज तृणमूल के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, अगर वो 24 घंटे में एक ज्यादा नहीं 200 कार्यकर्ता का क्या जुलूस निकाल पाएंगे आज का जो हालत है? तो बात यह है कि वो अपना काम कर रहा है, वो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने भी आरजी कौर, संदेश खाली, पार्थो चैटर्जी के टाइम भी पार्टी को डिफेंड किया था क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता था। बट मैं असलियत बता रहा हूं, स्वयं प्रकाश जी डिनायल में है तो क्या करे, वो डिप्रेशन का रिजू जी, मुझे आपसे यही जानना है कि ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि टीएमसी से लोगों को डर लगता है, अपने कार्यकर्ताओं को डर लगने लगा और आप जैसे प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया गया? देखिए, बात बहुत सिंपल है। पिछले 1 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी एक थर्ड पार्टी कॉर्पोरेट एजेंसी चला रहा था पार्टी को। मेरे को आज तक, अभी तक मैं दीदी या अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा, पर मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि दीदी और अभिषेक दा ने अपनी पार्टी को क्यों एक थर्ड पार्टी प्राइवेट एंटिटी कॉल आईपैक उसके ऊपर छोड़ दिया। पूरा तृणमूल कांग्रेस को लास्ट 1 साल से आईपैक चला रहा है। कौन ब्लॉक सभापति बनेगा, कौन टाउन सभापति बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पंचायत बनेगा, आईपैक तय कर रहा है।
आज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, कल पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम थे, हम आज नहीं है। पर मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट जो अभी आप जब बंगाल की जनता ने एक दूसरे टीम को, एक दूसरी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप फिर भी लड़े जा रहे हो, हम दिल्ली जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे अपना घर तो पहले संभाल लो, अपना घर उजड़ गया, हम 500 किलोमीटर दूर जाके झंडा गाड़ेंगे, ये तो बचपना वाला बात है। नहीं, ये घर उजड़ा कैसे रिजू दत्ता जी? वो ममता दीदी जिनके बारे में भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मजबूत नेता, तो उस घर के उजड़ने के पीछे की वजह क्या है? मैं तो वही बोल दिया कि पिछले 1 साल से तृणमूल कांग्रेस आईपैक चला रही थी, और वो परमिशन उनको कौन दिया, इतना हक उनको कौन दिया, और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जी ने क्यों दिया, ये आज तक मेरे दिमाग में नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, उनके घर पे ईडी का रेड हुआ, आईपैक के डायरेक्टर के घर पे। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन करके बोला पार्टी का सब डेटा लेके जा रहा है। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, पार्टी का डेटा बचा ली। आज बेचारी ममता दीदी के खिलाफ ईडी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आईपैक का डायरेक्टर का सेकंड फेज के चुनाव के बाद लोअर कोर्ट में पीएमएलए एक्ट केस में बेल मिल जाता, ईडी अपोज नहीं करता। आज वो डायरेक्टर्स यूरोप में घूम रहे, और ममता दीदी का पार्टी हार गया, 215 से 80 में आ गया। आईपैक खड़े खड़े तृणमूल कांग्रेस को हराया है, और ममता दीदी और अभिषेक दा ने ये समझा नहीं और समझ जी, लेकिन सिर्फ एक कंपनी जिम्मेदार है, ये पूरी तरीके से ठीकरा फोड़ देना तो ठीक नहीं है। कुछ बातें हैं जो बीजेपी ने नैरेटिव बनाई, मैं उन पर आपसे चर्चा कर लेती हूँ। हमने बहुत सुना कटमनी कल्चर, कटमनी कल्चर, कटमनी कल्चर। ये क्या है, ये कटमनी कल्चर है क्या, और क्या वाकई में इसने नैया डुबो दी टीएमसी की? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे कारण है जो अभी ऑफिशियल प्रवक्ता है वो तो बोल नहीं पाएंगे बेचारे, तो मैं तो निकाला गया हूं, तो मैं थोड़ा बता रहा हूं। कटमनी कल्चर उतना टाउन म्युनिसिपैलिटी या अर्बन एरिया में उतना ज्यादा नहीं है, पर मैं आपको ये भी बता दूं, रूरल बंगाल जहां से हमारे 70% वोट आते हैं, वहां के एकदम टीएमसी के जो लो लेवल कैडर्स हैं, जो आपके पंचायत के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, ये लोग इतना पैसा गरीबों से उठाया है, गरीबों को प्रेशर दिया है कि वो लोग दीदी के सपोर्टर होते हुए भी उन्होंने तृणमूल को नहीं वोट दिया। वो दीदी के सपोर्टर है, मेरे को फोन करके बोला है, पर दीदी को वोट नहीं दिया क्योंकि इनको हटाना था। और मैं आज भी बोल रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इज अगेंस्ट द लोएस्ट लीडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप बताइए। देखिए, रिजू दत्ता जी तो अब पार्टी में है नहीं, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं वो बात तो कल्याण बनर्जी ने भी कही ना, और वो तो अभी टीएमसी में है। नहीं, देखिए, उनका सबका अपना मत हो सकता है। मुझे बताइए, 2021 में आईपैक एक स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम है, तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। ममता बनर्जी को पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। रिजू दत्ता के बोलने से नहीं मानूंगा। 2021 के चुनाव जीते, लगातार 2024 तक के सारे चुनाव, और तब भी थे वो लोग हमारे साथ। आज रिजू दत्ता को लग रहा है, एक बात अच्छी बोली उन्होंने कि 20 तारीख को जब गिरफ्तार किया जाता है, 23 तारीख को चुनाव है, हमारी सारी स्ट्रेटेजी सारी भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, और सारी स्ट्रेटेजी जाने के बाद हमारे जितने भी 294 विधायक लड़ रहे थे, उनको पता नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आईपैक चला रहा था। ये बात सच्चाई है। मगर इसका मतलब वो जो लीडर है, सुन लीजिए, वो जो लीडर है उसके अंदर में कैपेबिलिटी नहीं है। जो 80 विधायक जीते हैं वो क्या आईपैक के भरोसे जीते हैं? वो 80 विधायक आईपैक के भरोसे नहीं जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं। ममता बनर्जी की फोटो लगा करके रिजू दत्ता बड़ी बात करेंगे। यही तो दिक्कत है स्वयं प्रकाश मगर आईपैक रिजू दत्ता जी को तो अभी आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप कल्याण बनर्जी की बात पर ये कहकर शिफ्ट होलिए कि सबका अपना अपना मत है। अरे कल्याण बनर्जी कौन है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। सुनिए ना अपने नेताओं की, कम से कम बोले। बताता हूँ रिजू दत्ता अमित शाह का एक वीडियो बनाया इन्होंने, बोले अमित शाह का एक वीडियो। सबसे मजाक का बात क्या है पता है? नहीं, अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित ने एक चीज एडमिट किया। अच्छा, मैं कब बोल सकता हूँ? हाँ, थैंक यू। तो प्राची जी, सबसे मजाक का बात मुझे अभी लगा, अभी स्वयं ने बोला कि 294 एमएलए को पता नहीं चला वो कैसे इलेक्शन करेंगे, आईपैक बंद हो गया। उन्होंने होमवर्क, यही प्रॉब्लम है इन प्रवक्ताओं का, ये लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, इनको स्क्रिप्ट ठीक से जो दिया जाता है पढ़ के नहीं आते हैं। पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था जब आपके चैनल ने दिखाया था कि आईपैक ने अपना दुकान बंद कर दिया, कि आईपैक बंद नहीं हुआ है, हमारे साथ काम किया है। और आज टीएमसी के प्रवक्ता इंडिया टीवी पे बैठ के बोल रहा है कि वो लोग तो भाग गए, 294 एमएलए को पता नहीं कैसे वोट लड़ेगा। होमवर्क, पढ़ाई लिखाई, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम वहां पर थे, आज निकाले गए। एनीवेज,
भाई देखिए, शहजाद को भी आना है, बस उससे पहले चूंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी लगातार बोल रहे हैं, छोटा सा जवाब ले लूं, फिर शहजाद भी चर्चा में आ रहे हैं। बोले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई ये तो आपको अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, या तो आपको पता है या आप देखना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, रिजू दत्ता को तृणमूल कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, ये भारतीय जनता, ये तो चैनल भी आरएसएस वालों का ही है। रिजू दत्ता बहुत खुश है, डर के गया है ना, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अपने नेता के बारे में आपको पता नहीं, कल्याण बनर्जी के बारे में पता नहीं, रिजू दत्ता के बारे में पता नहीं, आपकी हार की वजह पता नहीं, लेकिन ये पता है कि चैनल किसका है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। दिक्कत ये है आप लोगों में, दिक्कत ये है आप लोगों में, जैसे ही सच सामने आएगा आप फड़फड़ाने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं, और आपकी घबराहट आपके शब्दों में दिखाई देती है, जिसका खामियाजा आपने पश्चिम बंगाल में भुगता है। तो प्लीज मुझे आपसे इस बारे में ज्ञान नहीं चाहिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आ जाए शहजादा भाई। देखिए, जो रिजू ने कहा उससे भी मैं मतलब निकालूं तो मतलब ये है कि पार्टी, ये जो हार है ये ममता बनर्जी की नहीं, आईपैक की वजह से है, जिसमें साजिशें की गई। एक करके 3 पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट एड्रेस करना चाहता हूं। पहले तो स्वयं जी आपकी जानकारी थोड़ी सी गलत है, ये RSS नहीं, ये RS रजत शर्मा का चैनल है, RSS का नहीं है, तो एक एस काट दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। स्वयं जी थोड़ा अभी पारा नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा आप ब्लड प्रेशर का दवा पहुंचाइए यार इनके पास। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि रामायण का थोड़ा जानकार भी हूँ, विभीषण आए थे, पर विभीषण रावण के हारने के बाद नहीं आए, विभीषण रावण के हारने से पहले आए थे। अब रिजू दत्ता जी जब आए हैं तो ठीक है, उन्होंने मुझे दावा भी किया था कि मैं आऊँगा नहीं, टीवी पे 100 सीट से ज़्यादा हो जाएगी बीजेपी की, तो पर ठीक है, वो पुरानी बातें गई तो गई। पर आईपैक पार्टी, सुन लीजिए रिजू, सुन लीजिए, आईपैक पूरी पार्टी चला रहा था, तो ममता बनर्जी का कोई दोष नहीं। इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने के लिए क्या रिजू आए हैं कि ममता और अभिषेक सेफ हो जाए और आईपैक पर दोष मढ़ा जाए? मुझे नहीं पता, पर मैं रिजू से कुछ और पूछना चाहता हूं, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरे करोड़ों भाजपा के समर्थक मुझसे कहेंगे कि मैं अन्याय कर रहा हूं। रिजू ने बोला कि हमको स्क्रिप्ट दी जाती थी तो हम सुवेंदु जी को गाली देते थे, हम हिंदू महिलाओं को गाली देते थे, हम बचाव करते थे भ्रष्टाचार का ममता बनर्जी का। पर रिजू के ट्वीट पर है, और हमारे सीनियर नेता अमित मालविया को बोला, आफ्टर SIR अमित मालविया किधर छुपोगे तुम जब 50 सीट नहीं मिलेगी? मैं स्क्रीनशॉट लेकर ये ट्वीट बचा रहा हूं। अमित, 5 महीने बाकी है तेरी राजनीतिक करियर में, टिक टॉक। और दूसरा, ये हमारे अमित शाह जी की तस्वीर पर रिजू दत्ता ने पैर रखा है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों चीज लिखने का और करने का इंस्ट्रक्शन ममता बनर्जी ने दिया, अभिषेक बनर्जी ने दिया, या आईपैक ने दिया? अब ये खुलासा कर दीजिए रिजू जी। बिल्कुल, पहला तो शहजाद के साथ मेरा एक चैलेंज हुआ था एक चैनल पे, सही बात है, और मैंने शहजाद को बोला था अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम टीवी पे नहीं आएंगे। तो शहजाद, हम टीवी पे आ रहे हैं पर तृणमूल बन के नहीं आ रहे, तो चलो तुम जीते चैनल। तो आई एम नॉट अ सोर लूजर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सवाल शहजाद ने किया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आज जो भी ट्वीट्स ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन टीएमसी के करते हैं, वो मेरे पास तो सारे प्रमाण भी है, एवरी ट्वीट कम्स फ्रॉम द आईपैक ऑफिस, लिखा करके, वहां उसका एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको रिव्यूक किया जाता है इंटरनली, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अमित शाह जी का फोटो अभी शहजाद ने दिखाया, दिस इज अ प्रोग्राम इन नंदीग्राम, एंड आई एम टेलिंग यू, जितने टफ असाइनमेंट्स थे ना, शहजाद को पता है, जितने टफ असाइनमेंट्स थे तृणमूल कांग्रेस के, नंदीग्राम, जहां पर नेता प्रतिपक्ष थे शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री है, वो सब मुझे ही दिया जाता था, पंचायत से लेके 27 दिन शहबाज सराय। और उस दिन पूरा ये जुलूस होने के बाद ये बाकायदा बोला गया है कि एक शुभेंदु का प्रिंट आउट लो, एक अमित शाह का प्रिंट आउट लो, एंड उसको जलाओ। तो जलाने का माचिस नहीं मिला, इसलिए फोन करके बोला गया था ये करो। मैं तो ओपन बोल रहा हूं टीवी पे। एक वाक्य, इतना एग्रेशन नहीं, एक वाक्य। तो इन्होंने बोला कि इनको आईपैक ट्वीट बना के भेजता था, और अमित शाह जी के तस्वीर पे पैर रखना, ये भी इंस्ट्रक्शन आईपैक ने दिया। ये ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का नहीं था। तो आपने क्यों किया? आप आईपैक के इंस्ट्रक्शन पे क्यों चल रहे थे? आपको ममता बनर्जी ने अपॉइंट किया था या आईपैक ने? मैं शहजाद इसका भी जवाब दे देता हूं। मैंने क्या ऐसा है बोला रिजू, पहले, देखिए ऐसा है रिजू, 10 सेकंड और फिर आप बात करिए। आप जो आज खुलासा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत खुलासा है, वो खुलासा बिल्कुल सही है, पर एक चीज बिल्कुल है कि आप भी और आपकी पार्टी भी, दोनों कहां खड़े हैं, ये दोनों एक्सपोज हुए हैं।
नहीं, एक बात इसलिए तो- आप बताते रहिए कि आपको क्यों किस मजबूरी में करना पड़ा, पर आप जो सच बता रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है वो देश की जनता और हमारे कार्यकर्ता नहीं, देख लेकिन रहे हैं। एक बात तो मुझे भी रिजू अब आपसे जाननी है, फिर उसके बाद बाकी मेहमान भी हैं वो भी चर्चा में आएंगे। एक बात मुझे आपसे जाननी है, आईपैक कंपनी इतनी पावरफुल कि वो आपको डिक्टेट या वो आपको बताती है कि एक स्पोक्स पर्सन को क्या कहना है, क्या करना है, कितने फोटोज को उन्होंने ट्वीट करना है और कितने एग्रेशन के साथ करना है, लेकिन फिर ऐसे में पार्टी के नेता का रोल क्या है, या इतनी बड़ी नेता या इतनी स्ट्रांग नेता उनका रोल फिर क्या है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का रोल क्या था भाई? वो तो वो कुछ नहीं है। प्राची, पहले मैं शहजाद को जवाब दे दूं। फिर आ शहजाद रही बीजेपी तहसीन। के शहजाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन होने से पहले शहजाद भी किसी और एक पार्टी में थे। मैं कभी ये पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। उनके वीडियोस आज भी ट्विटर में है जहां पर उन्होंने मोदी जी, आरएसएस, मोहन भागवत को बहुत कुछ कहा है। सो दैट इज, दीज आर बाईगॉन्स आर बाईगॉन, दिस इज पॉलिटिक्स शहजाद, एंड यू शुड बी मैच्योर्ड फॉर दैट। नंबर 2, आपने जो सवाल मेरे से पूछा कि मैं तो पहले जब आपके चैनल में आया मैंने ये कहा कि आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन, उन्होंने क्यों पूरा अपना पार्टी आईपैक को चलाने दिया। ये सवाल का जवाब तो मेरे पास भी आज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सुब्रता बख्शी वो नहीं जानते थे कि कौन ब्लॉक सभापति होगा, कौन टाउन प्रेसिडेंट होगा, कौन काउंसिलर बनेगा, कौन विधायक बनेगा। इट वाज डिसाइडेड बाय आईपैक एंड अप्रूव्ड बाय द हाई कमांड। एंड व्हाई? ये दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टू मी। नहीं, ये क्वेश्चन अब आपने हम सबके सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी तक तो एक नया, एक बड़ा नैरेटिव पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए भी रहा और टीएमसी के लिए भी रहा, लेकिन अगर वो एक कंपनी के कहने पर चल रही है तो नेता का क्या रोल, मुख्यमंत्री का क्या रोल, और ये तो सिर्फ मैं नहीं बोला, कल्याण बनर्जी ने बोला। ये तो आपने कई प्रश्न खड़े कर दिए। अब तहसीन जी, अभी आप जब नहीं जुड़े थे रिजू जी तो बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन रिजू जी ने कुछ बातें बताई हैं और वो बातें तो कांग्रेस वाले भी बताते हैं कि हाँ पश्चिम बंगाल में ऐसा होता रहा है। फिर आ रही हूँ अब बाकी सब मेहमानों के पास आ रही हूँ। प्राची जी, कांग्रेस विपक्ष में था, उसका काम था टीएमसी को अटैक करना। लेकिन अगर आप सच्चे हो, आप एक आइडियोलॉजी में यकीन रखते हो, आप आदरणीय ममता जी या अभिषेक बैनर्जी के साथ आप खड़े हो यार, आप टीएमसी का हिस्सा हो, तो आपका कर्तव्य बनता सच बोलना। अगर कोई आपको ये कहे कि आपको क्या ट्वीट करना है, आदरणीय गृह मंत्री के ऊपर आप पैर रखो, जो कुछ भी आपने किया, जो भी आप छिछोरापन कर रहे थे, टीवी पे जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो तो आपको ये नहीं सिखा रहा था आईपैक, वो तो टीवी पे आपकी भाषा थी। तो आप क्यों कर रहे हो ये सब जानते हैं। देखिए रिजू जी, मैं एक चीज से अपनी एक बात समाप्त करता हूं, दूसरे लोग हैं, कुत्ते पालना चाहिए, बिल्ली पालना चाहिए, गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि लोगों को नहीं समझ में आता आप क्या कर रहे हो। इसको कहते हैं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी मत करो। आपने जो किया, छाती ठोक कर बोलो भाई मैंने किया, मैंने दी भाजपा को गाली, मुझे देना था। फिर तहसीन जी ऐसा ही है, आपने जो तमिलनाडु में किया, आप कौन सा सीना ठोक कर कह रहे हैं? आप तो सब कुछ बीजेपी पर दोष डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी तमिलनाडु में आए, इसीलिए हमें अपना अलायंस तोड़ना पड़ा। तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आप भी बीजेपी के पीछे छिपे हुए। मैं रिजू आपके पास आऊं, मैं आऊं आपके पास। दो और मेहमान हैं, उनको जल्दी से चर्चा में ले आऊं। घोष जी, अभी जो रिजू ने बताया और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, मैं तो इसी बात को लेकर हैरान हूं ना सर। फिर हम क्यों पश्चिम बंगाल में 15 साल की सत्ता, 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं, जब एक सबसे मजबूत मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस की एक कंपनी के कहने पर चल रही है? आपको ये पता नहीं है कि आपके स्पोक्स पर्सन को क्या कहना है, क्या करना है और कहां पर किसको लड़ना है? नमस्ते प्राची जी, ये रिजू भाई अभी जो बात कर रहे हैं सुन के बहुत हंसी आ रहे है। ये रिजू भाई अगर जीत जाते, टीएमसी अगर ये 200 प्लस लेके आते, शायद हम लोग जिंदा नहीं रहते, इतना एग्रेशन में थे। ये रिजू भाई अगर बोलते हैं कि मैं आईपैक के इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, तो मारने काटने का, खेला होवे का जो बात करते थे, क्यों करते थे? हिंसा का बात क्यों करते थे? आज हार गए इसलिए उसका ज्ञान का चक्षु उन्मिलित हुआ क्या? ये रिजू भाई का बात मैं सुन रहा था, ये बोल रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है ही नहीं। वो जो पूरा था, जो लोकल लेवल का लीडरशिप है। मैं 3 सवाल पूछूंगा उससे। ये रिजू दत्ता जी और इनके बाकी जैसे प्रवक्ता थे, सब लोग गर्व के साथ बोलते थे कि यहाँ पर एक ही पोस्ट है, बाकी सारे लैंप पोस्ट है। ममता बनर्जी की पिक्चर हट जाएगी और ये तृणमूल का जो लोगो है ये हट जाएगी तो कोई जीत नहीं पाएंगे। ये लोग गर्व के साथ बोलते थे 294 जो आसन है वहां पर ममता बनर्जी कैंडिडेट है। लोकसभा चुनाव जब होते थे ममता बनर्जी कैंडिडेट भी नहीं होते थे, बोलते थे 42 सीट्स में वही कैंडिडेट है, उसको देख के वोट दो। तो अब जब हार गए तो वो लोकल लीडर के लिए हार गए, ममता बनर्जी सेफ है। अरे भाई ये सब छोड़ दीजिए रिजू जी, आप बोल दीजिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं थे तो भवानीपुर में क्यों हार गए? एग्जैक्टली। आप अभी बात कर रहे हैं आईपैक के, अभिषेक बनर्जी जो आपके लीडर थे, आप बोलिए अभी
उनके घर में आप जाते थे तो आपका जेब नहीं चेक होता, आप मोबाइल लेके अंदर जा सकते थे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी आपको नीचे बैठा रखा जाता था, नौकर के तरह आप लोगों से बिहेव किया जाता था। आपके लोग ही सब बोल रहे हैं, अभी हारने के बाद सब कुछ सामने आ रहा है, तब आप क्यों नहीं बात किए हैं? नीति और आदर्श ये कहाँ थे तब आपका? आप हार जाने के बाद ये आपने पिछवाड़ा बचाने के लिए और नहीं तो भाजपा के घुसने के लिए क्यों ये नहीं, सब ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, यही सवाल मेरा रिजू से था कि अब बोलने से क्या फायदा, पहले बोलते तो शायद उनकी बात में कोई दम रहता, अभी तो उन पर वैसे ही आरोप लगेंगे जैसे लग रहे हैं। एक एक करके सबका जवाब रिजू दीजिएगा। तो और मेहमान है वो भी आप ही से सवाल पूछेंगे। अब्बास हैदर जी, आपके सामने तो अपना घर बचाना है, उससे पहले बंगाल में जिस तरीके से लुटिया डूबी है उससे कोई हलचल तो नहीं है आपके खेमे में? कोई डर तो नहीं लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही ना हो जाए? देखिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश का जो किला है वो 2024 में ही उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा संदेश दे चुकी थी, वो पूर्णतः समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित है। लेकिन यहाँ दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। रिजिजू को मैं सुन रहा था, मुझे चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की होती है, हमारे मित्र शहजाद जी की चिंता होती है। अभी रिजू जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, कल ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठ जाएंगे, तो जितने भी भाजपा में नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक आप देख लीजिए, सभी इंपोर्टेड है, सभी दूसरे दलों से आए। और जो बातें इन्होंने कही उसमें दो बात साफ हुई। इन्होंने कहा कि बड़ा बाजार में पुरोहित जी निकल नहीं सकते 200 लोगों को लेकर के, इसका मतलब बंगाल अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव का चुनाव तो लड़ा पूरे चुनाव में कि बंगाल में बहुत असुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, रेप बहुत ज्यादा है, जबकि आप वास्तविकताएं देखिए, जो देश में जो 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के आप टॉप 5 स्टेट देख लीजिए तो टॉप 4 में भारतीय जनता पार्टी है। ये झूठा नैरेटिव लड़ा। अभी आप बात कर रही थी कि भाई शुरुआत में अब तो चलिए सरकार बन गई, एन केन पिकरेन जैसे भी सरकार बनी, अब सत्ता में आ गया, अब डिलीवरी का टाइम है। ये बता रहे थे कि भाई इलीगल इमिग्रेंट जो है बंगाल में उनसे हम सुरक्षा देंगे। कैसे देंगे? आप अगर आंकड़े देखें तो 2010 से 2013 के बीच में 3 वर्ष में देश में लगभग 30,000 जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको डिपोर्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए 14 से लेकर के 10 साल में मात्र 15,000 इलीगल इमिग्रेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें ज्यादातर नाइजीरियन है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दे उठाना चाहती है, घुसपैठी ये पूरे चुनाव कहेगी, पूरे 5 साल कहेगी, लेकिन वो किसी का केंद्र की योजनाओं को लाने की भी बात करें। सुन लें सर, सुन लें। जो फेंसिंग को लेकर जमीन नहीं दी जा रही थी उस पर फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप भी चाहेंगे कि फेंसिंग हो जाए भाई हमारे बॉर्डर्स की, आप भी चाहेंगे कि जितनी भी घुसपैठी आते हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की धरती से वो ना आए। रही बात आपकी नाराजगी रिजू दत्ता जी से, रही बात आपकी बात उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस की, वो तो आने वाला वक्त सर बताएगा कि क्या होगा। जवाब उस पर शहजाद आपको देंगे, लेकिन बस एक ममिता का कमेंट तो ले लूं। ममिता, आप देख रही हैं पश्चिम बंगाल में बदलाव तो हुआ, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है तो पार्टीज के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं, खासकर टीएमसी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था देखने में, जब एक स्कूल का 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा था, एक को सस्पेंड कर दिया, वो कोई दूसरे स्कूल कहाँ एडमिशन लेंगे अभी वो सोचने लगा। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था वो देखने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ कमिंग टू रिजू, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सोनाली गुहो के साथ मुझे उनके बहुत सिमिलरिटीज लग रहा है। सोनाली गुहो दल से उनको टिकट नहीं मिली थी तो बाहर आके ममता बनर्जी के खिलाफ ये वो एक्सेट्रा बहुत सारे बातें बोले थे, और अभी रिजू वही काम कर रहे हैं। वो एक टीम के साथ थे, अभी उस टीम से उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो बाहर आते ही शुरू हो गया ये खराब था वो खराब था। अरे भैया, अगर आपको इतना खराब ही पता होता था पहले से तो आप क्यों थे? आपको ये हिम्मत नहीं थे? अब मतलब वेर यू नॉट दैट मच डेयर, आपको बाहर आके तभी प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि नो आई एम नॉट लाइकिंग दिस, आई एम नॉट रियली अप्रिशिएटिंग दिस पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी, सो आई डोंट वांट टू स्टे। आपको सस्पेंशन के लिए वेट क्यों करना पड़ा? और अगर आपको ये तो पता चल गया होगा अभी तक, आपको जाकर वो अमित शाह जी और भाजपा की तरफ भी जाके आपको हेल्प मांगना पड़ा, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कौन सी दल सही काम किया और कौन गलत। आपकी पार्टी का लोग 12 बजे के बाद जो भगवा लगा के भगवा ओढ़कर और एकदम से अचानक से भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गया, तो उन्हीं लोग जब आपके घर में आपकी माता को आपकी वाइफ को परेशान किया तब जाकर आपको लगा। तो आप सोचिए जो पिछले इतने सालों से कितने सारे फैमिलियों के ऊपर जो अटैक हुआ था उनका क्या हाल होगा। देखिए रिजू, इसीलिए आपका ये जो स्टेप है डेफिनेटली अप्रिशिएट नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई आर यू डूइंग दैट? यू रियली वांट टू जॉइन बीजेपी? You want to get ticket? What is your aim? What is your intention? See, I do not represent any political party, but as a just normal citizen of West Bengal and India, I really would like to know. ठीक है भाई, अब रिजू इस बात का जवाब दे दें
इस बात का जवाब दे दे भाई। यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं सबने एक मत से कहा समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। दो नाव में पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। अच्छा, मैं एक एक करके सबको जवाब दे देता हूं। पहले तो मेरा बहुत सालों से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, एंड शहजाद ऑल्सो कैन हेल्प मी इन दिस, कि इतने सालों से कांग्रेस और राहुल गांधी, नहीं मतलब ही कैन हेल्प मी इन दिस, सुन तो लीजिए, कि इतने सालों से कांग्रेस और राहुल गांधी के दोस्त तहसीन टीवी पे आ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आ रहे हैं, उनका मोटिव क्या इतना कांग्रेस को देने के लिए? ये पहला सवाल मेरा। और जो दो राजनीतिक विश्लेषक, आज भी मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूं यहाँ पर, जो सवाल दोनों ये बोल रहे हैं कि अगर आप जानते हैं तो आपने क्यों नहीं बोला है। जो पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं ना, जो भी चैनल पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि कैसे क्या होता है अपनी पार्टी में। आप अपने पार्टी के अंदर रेस कर सकते हो। मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, मेरे परिवार को जिन्होंने बचाया, मैंने सिर्फ थैंक यू बोला था, इसलिए मुझे सस्पेंड किया। आज भी मैं ममता बनर्जी के खिलाफ, आपने शुरुआत में ही कुछ बातें कह दी थी, आपने शहजाद का बैकग्राउंड बताया था, तो उदाहरण है ना, जब पानी सर से ऊपर जाता है, जब पानी सर से ऊपर जाता है तो वक्त रहते छोड़ी जाती है पार्टी, और आपने उस वक्त को, उस टाइमिंग को मिस कर दिया। और रही बात तहसीन की, तो तहसीन शुरुआत से कांग्रेस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बन गई है या केरला में कांग्रेस की सरकार बन गई है तब वो बोल रहे हैं। भाई वो शुरुआत से कांग्रेस की बात करते हैं, तो उदाहरण तो कम से कम ठीक देना। मैं तो यही समझ में नहीं आता कि क्यों बोल रहे, इतना टाइम वो मीडिया में कांग्रेस के लिए क्यों देते हैं। वो तो राजनीतिक विश्लेषक है ना, राज्यसभा जा रहे हैं ना, स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, तो वाई। बट लास्ट में ये जो बीजेपी वाला सवाल, एक सेकंड, बीजेपी वाला सवाल का जवाब दे दूं, बीजेपी वाला सवाल का जवाब दे दूं। मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूं आज नेशनल टीवी पे, बीजेपी को जो नंबर्स आए हैं, उसके बाद बीजेपी को बंगाल में रिजू दत्ता क्या किसी का जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट। चले दूसरा पॉइंट, मैंने दिल्ली या स्टेट किसी बीजेपी को, चले ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। और रही बात, मैं फिर क्लियर कर दूं, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। रही बात कि आपको बड़ी चिंता हो रही है तहसीन की कि भाई राज्यसभा नहीं मिला उनको, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला। अरे सर, वो फिर भी बैठकर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये अंतर है। नाराजगी होती तो वो अभी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे होते। बात सिर्फ इतनी बार है, तो उदाहरण तो कम से कम ठीक से पिक कर लें। तहसीन, आप कुछ बोलना चाहेंगे या शहजाद से मदद मांगी थी, शहजाद ही क्लियर करें। देखिए प्राची जी, बोले अगर मैं 1 तारीख पे रहता और मैं आपको कहता, मोमिता 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, मोमिता 10 सेकंड, 1 तारीख को अगर ये डिबेट हो रही होती और मैं आपको बोलता कि स्वयं प्रकाश आरजीकर विक्टिम की बात करेंगे, रिजू दत्ता बीजेपी की बात करेंगे, अब्बास हैदर घुसपैठी की बात करेंगे और कांग्रेस डीएमके को गाली देगी 1 तारीख को, तो आप यकीन नहीं करती। पर मोदी है तो ये सबके चेहरे खुल के आ गए, सब मुमकिन है। ये है इनकी असलियत, भारतीय राजनीति की असलियत, और मोदी एकलौता ऐसा व्यक्ति है जो डिलीवर करता है। नहीं, लेकिन एक बात अब्बास जी की आप मिस कर गए, उनका कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने। कह रहे हैं इस किले को तो हम 24 में ढा चुके हैं, 27 की क्या बात कर रहे हैं। नहीं हुआ ना चुनाव चोरी। ये है, मोदी है तो मुमकिन है। एक लौता पॉलिटिकल एंटिटी है जो अपनी बात पे अडिग है, और वो है नरेंद्र मोदी। सीटें पाते उत्तर प्रदेश। हाँ बोले अब्बास जी, बोले जल्दी। लेकिन 27 में नहीं करने देंगे। अच्छा, 24 में हुआ था क्या? मैं 27 में नहीं करने देंगे। अगर 24 में चुनाव चोरी ना हुआ होता तो 75 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन, आप 200 भी ले लेते, आप 80 में से 200 भी ले लेते। बात रिजू जी की, 13 साल ये टीएमसी के साथ सत्ता में रहे, अब उनकी सत्ता चली गई तो अब्बास जी, लेकिन ये बात ना थोड़ा गले नहीं उतरती कि चोर भी चोरी नैतिकता के आधार पर करता है। उतनी ही चोरी करे जिससे उसका पेट भर जाए। अरे चोर अगर चोरी करेगा तो पूरा सुपड़ा साफ करेगा ना सर। नैतिकता के आधार पर थोड़ी ना चोरी हुआ करती है, नैतिकता के आधार पर थोड़ी ना चोरी हुआ करती है। अरे आप समझदार बन जाइए, आपको समझदार बनने की ज्यादा जरूरत है। बंगाल में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना, तब से चर्चा चल रही है, समझ नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। बोले घोष, चोर नहीं है, हम जनमत का सम्मान भी करते हैं। रिजू जी अभी बात कर रहे थे कि उन लोगों को आईपैक से स्क्रिप्ट मिलते थे और उस स्क्रिप्ट से आधार में वो सब लोग करते थे। तो अभी मुझे लग रहा है रिजू भाई जो नाटक कर रहे हैं ना, वो भी आईपैक का ही स्क्रिप्ट है। क्यों मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिजू दत्ता ने जो बात किया है वही सेम बात कल्याण बनर्जी भी किया है कि आईपैक ने पूरा पार्टी को खराब कर दिया। कल्याण बनर्जी अभी भी पार्टी में है, ममता बनर्जी के साथ रविंद्र संगीत गा रहे हैं। वो बात प्रियदर्शनी हाकिम, फिराद हाकिम की बेटी, उन्होंने बोला है। धृतराष्ट्र बोल दिया ममता बनर्जी को, कोई सस्पेंशन कोई फोकस नहीं, लेकिन रिजू दत्ता हो गए।
तो मुझे ये जो लग रहा है ना, ये ममता बनर्जी को संतुलन रखने के लिए, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी अभी भी राजनीति में है, ये करने के लिए अभी भी आईपैक का स्क्रिप्ट सर से रिजू इसका भाई कर जवाब रहे तो हैं। स्वयं प्रकाश इनका पुरोहित नाटों ही में देंगे मुझे, भोंकना नहीं क्योंकि वही चाहिए। स्पेशल अभी ऑफिशियल प्रवक्ता है टीएमसी के हमारे पास। बता दीजिए सर, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है? आईपैक को दोष देना। ये आईपैक कहाँ है? आईपैक तो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, आईपैक तो चला गया, आईपैक तो 20 तारीख को गायब हो गया मार्केट से। रिजू दत्ता के को कुछ बोल के करवा रहा होगा, इसने कुछ लेन देन किया होगा, इसको पता होगा, क्योंकि वो तो एजेंसी है। एजेंसी का मतलब दलाल, तो वो दलाल लोग हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, स्ट्रेटेजी बना करके वो चले गए। मगर रिजू दत्ता के साथ कुछ लेन देन का दलाल की फाइल लेने ममता बनर्जी अंदर गए। जब मदन मित्र ये है, ममता बनर्जी दलाल की फाइल लेने अंदर गए। सुन लो दलाल की फाइल लेने अंदर गए ममता बनर्जी। आपने बोला दलाल। गए थे जैसे शहजाद, सैम जी, कभी तब बता सोनिया गांधी दीजिए। को और कभी अभी मोदी जी को देख के अच्छा करते हैं। चले ठीक मैं ममता बनर्जी को है। अच्छा देख के बिना राजनीति पर्सनल करता हूं। आक्षेप लगाए आप लोगों का काम चलता नहीं है। अरे आप अपनी बात प्रूफ कर दे रहे हैं ना सर। वो उस आईपैक की आज कोई भूमिका नहीं है जिसकी ईडी के छापे में पहुंच गए थे। खैर इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।